बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल साइकिल से मुतल्लिक़ हमारा आज दूसरा लेक्चर है और ये सेल डिवीज़न है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल डिवीज़न दो तरह की है, एक को माइटोसिस कहा जाता है और दूसरी मियोसिस कहलाती है। यहाँ से आगे हम इन्हीं दोनों के बारे में बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले हम सेल डिवीज़न, दोनों जो सेल डिवीज़न्स में कुछ मुश्तरक नुक्ते होंगे उनको हाईलाइट करेंगे। उनमें सबसे पहला नुक्ता ये होगा कि दोनों तरह की सेल डिवीज़न्स का सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा और उस इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि सेल डिवीज़न मसलन माइटोसिस है तो क्या है और मियोसिस है तो क्या है। दूसरा जो नुक्ता होगा, इन दोनों की का मैकेनिज़्म कैसा है, किस तरह ये डिवीज़न होगी, उसकी तफसील हम डिस्कस करेंगे। तीसरा नुक्ता हमारा होगा इसमें कि ये जो सेल डिवीज़न्स हैं दोनों, इन दोनों की अहमियत क्या है, अलग अलग इसको भी डिस्कस करेंगे। और चौथा नुक्ता हमारा होगा कि हम इस सेल डिवीज़न के दोनों अक़साम में से किसी में अगर कोई गलती होती है तो वो कैसे होती है और उसके असरात क्या हो सकते हैं। ये चार नुक्ते दोनों के हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और नुक्ता भी यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, यानी ये इस शो ऑफ होने वाली जो स्लाइड है इसमें हमने जो नुक्ता पॉइंट आउट किया है वो ये है कि सेल डिवीज़न ख़ुद दो मरहलों पर मुश्तमिल है। एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। ये कैरियोकाइनेसिस डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस है। दरअसल असल डिवीज़न ही ये है। जब ये मुकम्मल हो जाता है तो फिर सेल का हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा भी डिवाइड हो जाता है, वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो जो ही इंटरफेस कंप्लीट होता है न्यूक्लियस के अंदर, कैरियोकाइनेसिस भी शुरू हो जाता है। और कैरियोकाइनेसिस के मुकम्मल होने से थोड़ा पहले से ही साइटोकाइनेसिस का आगाज़ हो जाता है। और साइटोकाइनेसिस जब कंप्लीट हो जाता है तो सेल फिर दो हिस्सों में ऑटोमेटिकली तकसीम हो चुका होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, सेल डिवीज़न के दो अक़साम हैं। एक माइटोसिस है जो बहुत कॉमन है, जो बहुत मशहूर डिवीज़न है, और दूसरी मियोसिस है जो रेयर है। रेयर इसलिए कह रहा हूँ कि एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस ये रेयर है, अदरवाइज़ इतनी रेयर ये भी नहीं है। तो जो हमने वादा किया था वो चार नुक्ते हैं: इंट्रोडक्शन, मैकेनिज़्म, इम्पोर्टेंस और एरर्स। ये एक खाका है, आप इसको ज़रा देख सकते हैं। इस खाके में सबसे पहले ये मरहला है माइटोसिस का। और माइटोसिस में आपको पहले मालूम है कि पहले इंटरफेज़ होता है और इंटरफेज़ में पहचान ये है कि क्रोमोज़ोम विजिबल नहीं होता है। यहाँ क्रोमोज़ोम आप देख सकते हैं इसमें नज़र आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब अब सेल डिवीज़न शुरू हो चुकी है। इस सेल डिवीज़न में दूसरी अहम बात यह है कि क्रोमोज़ोम विजिबल हुए अच्छी तरह से तो पता चला वो सिंगल नहीं थे, वो रेप्लिकेट हो चुके थे। इसलिए हर क्रोमोज़ोम डुप्लिकेटेड फॉर्म में है। मीन्स कि हर क्रोमोज़ोम दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल है। फिर उसका अगला हिस्सा दिखाया गया है, ये इक्वेटोरियल प्लेट बन गई है। फिर सेल डिवीज़न यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होने वाला है और बिलाखिर दो सेल्स वजूद में आ चुके हैं। इन दोनों सेल्स में क्रोमोज़ोम की तादाद सेम है जो पेरेंट सेल में थी। ये माइटोसिस की खास पहचान है। अब माइटोसिस का इंट्रोडक्शन, बहुत ज़रूरी नुक्ते हैं ये, इनको अच्छी तरह याद रखना है हमेशा उम्र भर के लिए। इंट्रोडक्शन मसलन हमने लिखा, ये जो माइटोसिस की सेल डिवीज़न है, इट टेक्स प्लेस इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। और आगे ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स में थोड़ी सी तफसील भी बता दी गई कि ये कैसे ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। मसलन सोमेटिक सेल्स, ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स में सोमेटिक सेल्स हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हो सकते हैं, डिप्लॉयड सेल्स हो सकते हैं और हैप्लॉयड सेल्स हो सकते हैं। यानी सेल्स की जो मुमकिना
डिवीज़न के हवाले से बात हो रही है कि जितनी मुमकिन अक़साम थी वो 4 थी: सोमेटिक सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स और डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल। तो पहले मरहले पर इन्हीं चारों चीज़ों को अलग अलग समझ लें। सोमेटिक क्या मतलब है? मुख्तसरन ये कहा जा सकता है बॉडीली सेल्स। दरअसल एक जानदार के जिस्म में 2 तरह के सेल्स हो सकते हैं। एक वो सेल जिससे उसका पूरा वजूद, पूरा जिस्म बनता है, उनको सोमेटिक सेल्स कहते हैं। दूसरे वो सेल्स जिनसे उनकी नस्ल आगे बढ़ेगी, और रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहलाते हैं, जर्म सेल्स भी कहलाते हैं, और गेमीट फार्मिंग सेल्स जैसे oogonia और स्पर्मेटोगोनिया वगैरह कहा जा सकता है, वो सारे रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाते हैं। रिप्रोडक्टिव। तो बॉडी में 2 तरह के सेल्स हुए, एक वो जिनसे जिस्म बनता है, सोमेटिक सेल्स, और वो दूसरे जिनसे नस्ल आगे बढ़ती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसी तरह डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, ये आपके इल्म में भी होगा, मैं फिर भी बताता हूँ, याद दिला दूँ आपको। डिप्लॉयड कहते हैं अ सेल हैविंग फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड डिप्लॉयड सेल, एंड अ हैप्लॉयड सेल इज द सेल हैविंग हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब ये फुल सेट और हाफ सेट का क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है, हर जानदार में, हर स्पीशीज़ के अंदर, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है, और उस फिक्स क्रोमोसोम्स की तादाद वाले सेल को ही डिप्लॉयड सेल कहा जाता है। A cell having a full set of chromosome is said to be diploid. इसी तरह एक जानदार के सेल्स में एक मखसूस टाइप की तकसीम होगी, मियोसिस होगी जैसे, उसके नतीजे में सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाएगी, तो उस हाफ क्रोमोसोम वाले सेल को हैप्लॉयड सेल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर इंसान के जिस्म में लाखों करोड़ों अरबों सेल्स हैं, हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है, और जिस जिस सेल में भी क्रोमोसोम की तादाद 46 होगी, यानी वो सेल फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम रखेगा, वो डिप्लॉयड कहलाएगा। और जब मियोसिस होती है, गेमेट्स बनते हैं, एग और स्पर्म्स, उनमें क्रोमोसोम की तादाद डिप्लॉयड के मुकाबले में हाफ होती है, यानी 23 होती है इंसान के जिस्म के, इंसान के हैप्लॉयड सेल्स में। उन सेल्स को हैप्लॉयड सेल कहा जाता है, और ये दरअसल गैमीट हैं, एग और स्पर्म। मैं दोबारा बता दूं, ये जुमला थोड़ा सा इधर उधर हुआ। इंसान के जिस्म में जो सेल्स हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है, वो डिप्लॉयड सेल कहलाते हैं, और इन डिप्लॉयड सेल से एग और स्पर्म जो बनते हैं, उनमें क्रोमोसोम की तादाद 23 होती है, उनको हैप्लॉयड सेल्स कहा जाता है। तो माइटोसिस किसी भी सेल में हो सकती है, चाहे वो सोमेटिक हो, रिप्रोडक्टिव हो, डिप्लॉयड हो या हैप्लॉयड हो। पहली पहचान तो माइटोसिस की हुई। दूसरा, वन सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। एक सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। माइटोटिक डिवीजन वो है जिसके नतीजे में एक सेल डिवाइड हुआ और 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, और ये दोनों डॉटर सेल्स, ये तीसरा नुक्ता है, दोनों डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू नॉट ओनली टू ईच अदर बट टू देयर पेरेंट। ये जो डॉटर सेल्स होंगे, ये आपस में भी हूबहू एक जैसे हैं और अपने पेरेंट जैसे भी हैं। अच्छा, ये आइडेंटिटी दरअसल क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल के हवाले से कही जाती है। तो जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे, उतने ही क्रोमोसोम इन दोनों डॉटर सेल्स में भी होंगे, और इन दोनों में क्रोमोसोम की तादाद आपस में बराबर हो जाएगी, लिहाजा इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ये हो जी। इसके बाद माइटोसिस की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आखिरी बात यह है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जो मैंने पहले बताया था, ये लगातार जारी रहती है। आगे इसके इम्पोर्टेंस जब आएगी तो वहाँ मैं आपसे शेयर करूँगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना अहम नुकता था हमारे लिए। अब माइटोसिस फ़र्ज़ करें शुरू होने वाला है, तो माइटोसिस शुरू होगा तो इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न। और न्यूक्लियर डिवीज़न में ज़ाहिर इंटरफेस के दौरान तैयारी हो चुकी है न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस तैयार होने के बाद अब जो होगा, ये सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो इस न्यूक्लियस की डिवीज़न को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है।
और कैरियोकाइनेसिस को हम 4 फेजेस में तकसीम कर सकते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब इन चारों फेजेस को तरतीबवार याद रखना बहुत ज़रूरी है। तरतीबवार याद नहीं रखेंगे तो सब कुछ आगे पीछे हो जाएगा। तो तरतीबवार याद रखने के लिए एक टेक्निक आपको बताता हूँ, आप जहन में रखेंगे। मसलन ये एक मछली है और मछली के जिस्म के ये हिस्से हैं कुछ। सबसे पहला इसका सर वाला हिस्सा है, पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी विच encounters the environment at first, that is called pro. Pro means पहला है, फर्स्ट। उसके बाद है मेटा। मेटा का मतलब है नेक्स्ट, बराबर वाला, साथ वाला, यानी प्रो के फौरन बाद वाला हिस्सा मेटाफेज कहलाएगा। उसके बाद है एना। एना फेस बना है एनस से। एनस अब सारे जानदारों में देख लें, दुम से पहले होता है, या जहाँ से दुम शुरू होती है वहाँ एनस होता है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं एना फेज इज द सेकंड लास्ट फेज। और आखिरी जो है वो है टीलो फेज। टीलो आप टेल से कह सकते हैं, टेल हमेशा आखिरी है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अगर आप इन सारे फेज़ की तरतीब को आगे पीछे करते हैं तो इसका मफ़हूम या इसकी मिसाल ऐसी होगी कि आप इस मछली के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को आगे पीछे कर रहे हैं। अगर आप प्रो की जगह मेटा ला के फिट कर दें तो ये मछली तो नहीं होगी। इसलिए तरतीब बहुत ज़रूरी है। मैं रिपीट कर दूं, प्रो फेज़ सबसे पहला फेज़ है, मेटा फेज़ उसके बाद वाला फेज़ है, एना फेज़ उसके बाद वाला है, टीलो फेज़ सबसे आखिरी फेज़ है। तो अब इन सारे फेजेस को वन बाय वन देखते हैं, लेकिन इनको वन बाय वन देखने से पहले ज़रूरी है कि हम क्रोमोज़ोम को थोड़ा सा उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है वो ज़रा बता दें। सबसे पहले एक सवाल यहाँ जहन में होना चाहिए कि इंटरफेज में क्रोमोज़ोम विजिबल क्यों नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि वो स्कैटर्ड फॉर्म में क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में थे, वो इतने बारीक थे कि विजिबल नहीं थे। लेकिन प्रोफेज में ये बारीक क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होकर विजिबल फॉर्म में आ गया है। उसी विजिबल फॉर्म को ही क्रोमोज़ोम कहा जाता है। अब क्रोमोज़ोम की मॉर्फोलॉजी आपको मैं बताना चाह रहा था, ये ज़रूरी है। आप इस शक्ल को भी देख सकते हैं और इस शक्ल को भी देख सकते हैं, दोनों तकरीबन सेम है। अलबत्ता क्योंकि सारे क्रोमोज़ोम शक्ल में एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए मसलन ये थोड़ा सा लंबा है, ये दोनों थोड़े छोटे से हैं, शॉर्ट हैं। तो क्रोमोज़ोम सब एक शेप और साइज़ के नहीं हो सकते, इसलिए फ़र्क है। फ़िलहाल आपको याद ये रखना है कि वो जो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो कंडेंस हुआ है तो बिल्कुल एक धागे के रील जैसा हुआ है। धागा बिखरा हुआ हो तो बहुत बारीक और बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जब वो रील के गिर्द लपेटा जाता है तो मुख्तसर सा हो जाता है। रील को आप जेब में आराम से रख सकते हैं। इसी तरह ये रील की तरह हो गया, कंडेंसेशन हो गई है। तो मैं मुख्तसर कर दूं कि इस वक्त ये क्रोमोज़ोम है, ये पूरा, इस पूरे को आप क्रोमोज़ोम कहेंगे, लेकिन इसका एक पार्टनर एक क्रोमेटिड कहलाएगा। क्रोमेटिड, हम ये कह सकते हैं कि सेल डिवीज़न के वक्त एक क्रोमोज़ोम 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। ईच क्रोमोज़ोम कंसिस्ट्स ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, और ये तब तक क्रोमेटिड कहलाते हैं जब तक ये यहाँ से जुड़े हुए हों। ये जो इन दोनों को जोड़ने वाली जगह है इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं।
इस सेंट्रोमेयर का ये छोटा सा नुक्ता है आखिरी वाला, ये जो आखिरी इसका नुक्ता है जहाँ से बाद में माइटोटिक अपरेटस अटैच हो जाएगा, इस एरिया को काइनेटोकोर कहते हैं। तो काइनेटोकोर इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रोमेयर वेयर माइटोटिक अपरेटस विल अटैच। फिर होगा ये कि ये एक ही क्रोमोसोम की हैं ये दोनों क्रोमेटिड्स, इसलिए इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहा जाता है। अभी इसका भी जिक्र आएगा मियोसिस में, खासतौर पर सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं वो आगे बताएंगे। फिलहाल क्रोमोसोम की ये शक्ल याद रखना। अब आ जाएं प्रोफेज में क्या हुआ है। प्रोफेज में 4 नुक्ते बहुत अहम हैं। पहला नुक्ता ये है कि आप इसको याद रखेंगे, क्रोमोसोम बिकम विजिबल ड्यू टू कंडेंसेशन। क्रोमोसोम बिकम विजिबल ड्यू टू कंडेंसेशन। क्रोमोसोम कंडेंसेशन की वजह से विजिबल हो गए हैं। अब ये कंडेंसेशन क्या चीज़ है? कंडेंसेशन का मतलब है फोल्डिंग, कॉइलिंग एंड स्पिनिंग। एक बहुत बड़ा धागा फैला हुआ था, उसको किसी मुख्तसर जगह पर समाने के लिए, रखने के लिए उसको फोल्ड किया गया, तह लगा दी गई। जिस तरह एक दुकानदार बाज़ार में अपनी दुकान में कपड़े का बड़ा सा थान लपेट कर रखता है तो कितनी मुख्तसर जगह पर वो आराम से रखा जा सकता है, ये फोल्डिंग है। कॉइलिंग भी है थिकली, जिस तरह एक स्प्रिंग होता है वैसे इसको बहुत कम्पैक्टली पैक किया जाता है, तो ये कॉइलिंग है। उससे भी बारीक कॉइलिंग को स्पिनिंग कहा जाता है। बहरहाल क्रोमोसोम फोल्डिंग, कॉइलिंग और स्पिनिंग के बाद कंडेंस हो गया, तब ये नज़र आने लगा। मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले वो धागे की तरह था, नज़र नहीं आ रहा था। अब ये इतना मोटा हो गया है, कंडेंस हुआ है, तो ये हमें नज़र आने लगा। दूसरा नुक्ता, सेंट्रियोल्स सेपरेट एंड वन ऑफ देम माइग्रेट्स टू अपोजिट पोल। ये आपके इल्म में है कि एनिमल के सेल में ख़ास तौर पर सेल के किसी एक पोल पर इस तरह कमोबेश एल शेप का सेंट्रियोल्स होते हैं। शुरू में एक होता है, ये भी इंटरफेज में डबल हो चुका है। यहाँ सिंपली इस वक्त ये डबल में से एक मेंबर यहाँ से अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करता है। सेंट्रियोल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड माइग्रेट टू अपोजिट पोल, क्योंकि सेल यूजुअली इस तरह से गोल होता है और उस गोल सेल के एंड नहीं होते हैं, तो गोल चीज़ों के किसी भी नुक्ते को पोल कहा जाता है। तो फ़र्ज़ करें ये सेंट्रियोल इधर था, तो दूसरा जो इसका पार्टनर इधर पहुंच गया है, तकरीबन 90 एंगल पर चला जाता है। अगर ये इधर होता तो अब इसके दूसरे पार्टनर ने इधर आना था। तो बस ये याद रखना, सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू अपोजिट पोल, सेंट्रियोल्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, या इसको बाज़ औक़ात यूँ भी लिखते हैं, सेंट्रियोल डिवाइड इनटू 2 एंड वन ऑफ देम माइग्रेट्स टू अपोजिट पोल। उनमें से एक अपोजिट पोल की तरफ चला जाता है। उसके बाद माइटोटिक अपरेटस फॉर्म्स विच कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रियोल्स, एस्टर्स, स्पिंडल फाइबर्स एंड काइनेटोकोर्स। हुआ ये है कि जब ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच गए तो वो क्योंकि खुद भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं, इसलिए ये माइक्रोट्यूब्यूल कंडेंस फॉर्म में थे। अब यहाँ से इस तरह के धागे निकलना शुरू हो गए। ये धागे सब मिल मिलाकर माइटोटिक अपरेटस कहलाते हैं, और इस माइटोटिक अपरेटस के 4 कंपोनेंट्स हैं, ज़रूर याद रखना इनको। सबसे पहला ये सेंटर में सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल एक इधर है एक इधर, जो शाखें इधर निकली वही शाखें हैं या फाइबर्स ऊपर भी हैं, तो ये भी एक माइटोटिक अपरेटस है, वो दूसरा माइटोटिक अपरेटस है। मैं ये कह रहा था एक माइटोटिक अपरेटस 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, मसलन ये एल शेप का, हालांकि ये एल नहीं है, 2 अलग अलग हिस्से हैं इसके। सेंट्रियोल है,
ये छोटे छोटे धागे जो सेल मेम्ब्रेन के साथ इसको जोड़ के रखेंगे, इनको एस्टर्स कहते हैं। और सेल के सेंटर की तरफ जो एक्सटेंडेड हैं ये, इनमें से कुछ को स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, कुछ को काइनेटोकोर्स कहते हैं। काइनेटोकोर वो धागे हैं जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होंगे, जबकि स्पिंडल फाइबर्स वैसे ही लटके हुए होंगे। तो बहरहाल ये सब मिलकर माइटोटिक अपरेटस कहलाता है। प्रोफेज की तीसरी पहचान ये थी। सबसे पहले ये थी कि क्रोमोसोम विजिबल हो गए। क्यों विजिबल हो गए आपको बता दिया। दूसरा, सेंट्रियोल डिवाइड हो गए, दो हिस्सों में, या एक सेपरेट हुआ और अपोजिट पोल पे चला गया। अब तीसरा नुक्ता ये बताया कि माइटोटिक अपरेटस बन गया, और ये माइटोटिक अपरेटस इन 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। अब आखिरी मरहला क्या होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। आखिरी मरहला होगा न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। ये भी आपके इल्म में है कि न्यूक्लियस के सेंटर तो नहीं कहूँगा, न्यूक्लियस के एक साइड पर छोटा सा एरिया होता है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये भी ख़त्म हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ख़त्म हो जाती है। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ख़त्म हो जाए और न्यूक्लियोलस भी ख़त्म हो जाए तो समझो प्रोफेज कंप्लीट हो गया। ये भी आप कह सकते हैं आराम से सबसे लेंदी फेज़ था, और इस तरह से प्रोफेज का इख्तिताम हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट फेज़ आने वाला है वो है मेटाफेज। अब पहले इसको पढ़ लें, क्या लिखा हमने। ड्यूरिंग दिस फेज काइनेटोकोर्स फ्रॉम ईच पोल गेट्स अटैच विद द सेंट्रोमेयर, और यहाँ फिर काइनेटोकोर लिखा है, ऑफ ईच क्रोमोसोम। आपको बता दिया था हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर का बाहर वाला हिस्सा काइनेटोकोर कहलाता है, और माइटोटिक अपरेटस के फाइबर का वो हिस्सा जो इस काइनेटोकोर से अटैच होगा उसको भी काइनेटोकोर कहते हैं। तो हुआ ये है कि हमारे पास एक क्रोमोसोम इस तरह से है, कमोबेश इस तरह से डुप्लीकेटेड फॉर्म में है, और ये बीच में सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर का ये हिस्सा समझो काइनेटोकोर है, ये हिस्सा भी काइनेटोकोर है। अब यहाँ जो पहला जुमला है उसके मुताबिक एक तरफ के माइटोटिक अपरेटस का एक धागा इधर अटैच हुआ है, दूसरी तरफ का धागा भी इधर अटैच हो रहा है। तो पहले जुमले का मतलब ये है, ड्यूरिंग दिस फेज काइनेटोकोर्स फ्रॉम ईच पोल गेट्स अटैच विद द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ दोनों पोल के काइनेटोकोर्स अटैच हो जाते हैं, यानी हर क्रोमोसोम के साथ 2 काइनेटोकोर अटैच होते हैं। फिर द काइनेटोकोर्स स्पिंडल फाइबर्स etc begin to contract, due to which all chromosomes are arranged in a line in the middle of the cell. It is called metaphase plate or equatorial plate. जिस वक्त ये फेज़ शुरू हुआ था, प्रोफेज मेटाफेज शुरू हुआ था, उस वक्त ये माइटोटिक अपरेटस से धागे सेल के सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे बढ़ रहे थे। और जब ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गए, अब अटैच होने के बाद ये वापस जाने लगे, कंट्रैक्ट होना शुरू हो गए। अब इस कंट्रैक्शन का नतीजा क्या निकलेगा। इस कंट्रैक्शन के नतीजे में एक सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स थे वो सारे क्रोमोसोम सेल के सेंटर में एक लाइन में अरेंज हुए। जितने भी क्रोमोसोम हैं, इस क्रोमोसोम को ऊपर से भी खींचा जा रहा है, नीचे से भी खींचा जा रहा है, ऐसे। नतीजा ये निकला कि सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हुए। अगर फ़र्ज़ करें इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं इंसान के सेल में, तो इस लाइन में 46 क्रोमोसोम होंगे। इस क्रोमोसोम की लाइन को इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, इसी को मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं।
तो व्हाट इज मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट? It is a line of chromosomes in a cell which has appeared in the center of cell during metaphase. ये है जी मेटाफेज। अब दो नुक्ते आपने याद रखना था इसमें मेटाफेज में। मैं ये इजाफी चीज़ें मिटा दूं ताकि स्लाइड आपके पास साफ सुथरी रहे, और अगर किसी स्लाइड में मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं कोशिश करके वो भी आपको वो कर लेता हूँ। मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ है, जो क्रोमोसोम लाइन अप हुए थे, देखें एक क्रोमोसोम इस वक्त यूं था डुप्लीकेटेड फॉर्म में, और दूसरा क्रोमोसोम इसी लाइन में वो भी इस तरह से था, फर्ज कर लें। इसमें यहाँ से धागा अटैच था और एक धागा यहाँ से अटैच था, इसी तरह इसमें एक धागा यहाँ से अटैच है, एक धागा यहाँ नीचे से। अब नीचे वाले नीचे खींच रहे हैं, ऊपर वाले ऊपर खींच रहे हैं, तो कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन है, अपने अपने पोल की तरफ सुकड़ रहे हैं वो धागे। तो नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा लाजमी ये होगा कि ईच क्रोमोसोम विल बी स्प्लिटेड इनटू 2 क्रोमेटिड्स। एक तरह की रस्साकशी थी, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ बराबर थी, तो कोई नहीं जीता। अलबत्ता बीच में जहाँ रस्सी बंधी हुई थी उधर से रस्सी टूट गई, तो आधी रस्सी एक टीम को मिली, आधी रस्सी दूसरी टीम को मिली। ये है द क्रोमेटिड्स are moved towards their respective pole and at last reach their, ये आखिरकार अपने अपने पोल पर पहुंच जाते हैं, अपने पोल पर पहुंच जाते हैं। ये देयर की स्पेलिंग, आई एम सॉरी, इसको सही कर लेना। दिस इज जस्ट लाइक दिस वन। जी, तो एनाफेज इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं टेलोफेज की तरफ, लेकिन टेलोफेज पर जाने से पहले ये चीज़ें मिटा दें ताकि स्लाइड साफ रहे। आखिरी है टेलोफेज। इट इज़ द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो कुछ भी हुआ था यहाँ उलट हो रहा है। मसलन वहाँ क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हुए थे, इधर ये क्रोमोसोम इनविजिबल होना शुरू हो जाएंगे, डिकंडेंसेशन होगी तो क्रोमोसोम डिसअपियर। मसलन क्रोमोसोम बिकम इनविजिबल, माइटोटिक अपरेटस डिसअपियर्स, वो भी ख़त्म हो जाता है। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर रिफॉर्म्ड। हुआ क्या है, सेल के अंदर अगर आप देखें तो ये सेंट्रियोल रह गया है और माइटोटिक अपरेटस ख़त्म हो गया है। क्रोमोसोम कुछ इधर हैं और कुछ इधर आ चुके हैं, और माइटोटिक अपरेटस भी ख़त्म हो गया है, क्रोमोसोम भी गायब हो चुके हैं, और इसीलिए इसको रिवर्स ऑफ प्रोफेज कहा गया। अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। कैरियोकाइनेसिस के बाद अब अगला मरहला आएगा साइटोकाइनेसिस का। तो साइटोकाइनेसिस का आगाज़ कहाँ से होता है ये याद रखना। एट द टाइम ऑफ टीलोफेज, यानी टीलोफेज अभी शुरू हुआ था या शुरू होने वाला था, उस वक्त सेल के सेंटर में, यहाँ ये सेल के सेंटर में, यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ कुछ प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन, लंबे प्रोटीन अपीयर हो जाते हैं ऑन द इनर साइड ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ सेल। इसका मफहूम ये है, मैं आपको यूँ बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये सेल है और ये टेलोफेज का आगाज़ हो चुका है, क्रोमोसोम खींचे जा रहे हैं, ये नीचे ये ऊपर। इसी दौरान सेल के इस जगह पर और इस जगह पर यहाँ ये धागा नुमा प्रोटीन अपीयर होना शुरू हुए हैं।
proteins appear in the plasma membrane on the inner side of the almost in the middle of the cell. सेल के inner side पर ये appear हुए. These proteins form the cleavage furrow. ये प्रोटीन आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे यूं बढ़ते चले जाते हैं, जिसके नतीजे में सेल की शेप थोड़ी सी यूं हो जाती है. अब यानी एक तरह से बेल्ट कस दिया गया है सेल के सेंटर में, और इस प्रोटीन की इस पट्टी को, इसको क्लीवेज फरो कहते हैं. दिस इज द क्लीवेज फरो. becomes the more tight, and after completion of telophase the cell is divided into two daughter cells. और टेलोफेज के कंप्लीट होते होते ये सेल भी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका होता है. ये है मुकम्मल हमारा माइटोसिस. और इसके बाद हम इंशाल्लाह इसके इम्पोर्टेंस और एरर्स पर बात करेंगे, ये लेकिन वो दूसरे लेक्चर में. फ़िलहाल के लिए खुदा हाफ़िज़.